बोझा सर, जिनके जिनके घरों में किसी ने मेरे बोझ का अनुभव किया है, माँ अगर लफंगी निकली तो सुन लो राजा वाली बात। अब सुन लो, शेरशाह सूरी की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। दिल्ली की गद्दी पे एक बहुत ही लापरवाह आदमी बैठा हुआ था। अब अगर तुम्हारे घर में किसी ने मेरा भार बताया है तभी तुम समझ रहे हो मैं बोझा हूं। तुम्हारे घर में अगर किसी को मेरे बोझ का एहसास हुआ होगा तभी इतने प्रेम से बता पा रहे हो बेटा। बोझा सर, किसने बताया वे? तुम्हारे घर में किसी ने मेरे बोझ को अनुभव किया होगा, किसी ने तो किया ही होगा। बता दो, जिनके जिनके घरों में किसी ने मेरे बोझ का अनुभव किया है उनको मैं बोझा ही दिखाई पड़ता हूं। इसमें उनकी गलती नहीं है, बताया होगा तो तुम्हारी गलती नहीं है दोस्त। बता दो किसने बताया, ये भी लिख दो। जिसने भार वहन किया होगा। ऐसे अंग्रेजों से भारतीयों ने कहा होगा साहब मुझको राजा बनना है, मीर जाफर। अंग्रेजों ने कहा बनाते हैं ना। 200 साल मारा तुम लोगों को अंग्रेजों ने, और नाहक में थोड़ी मारा था। पहले मुझे भी अंग्रेजों से भी बड़ा गुस्सा था कि बताओ यार तुमने इस देश के सीधे साधे लोगों को मारा। अब मैं जब लोगों को देखता तो मैं सोचता हूँ नहीं यार, ये डिजर्व करते हैं मार खाना। सुन लो राजा, जितना लोग बनना चाहते हैं राजा मेंटेलिटी वाले, सुन लो, सुन लेना। बाद में मत कहना आज राजा मेंटेलिटी वाली कहानी सुनाई देता हूँ। बहुत तुमको बेचैनी, राजा मेंटेलिटी राजा मेंटेलिटी। क्या करो, आया वाया ने तुमको पाला होगा, दाई वाई ने। माँ ने तो पाला नहीं होगा, माँ पालती तो संस्कार देती। तो तुम आया वाया की गोद में पले हो गए, या हो सकता है अनाथ हो, माँ बाप हो ही ना। माओ ने जितना संस्कार अपने बच्चों को दिया, जिनकी माएं महान थी उनके बच्चे महान थे। वो चाहे सीता जी हो, सीता जी महान है तो लव कुश महान है। शिवाजी की माता जी महान है तो शिवाजी महान है। जिनकी माएं महान हुई उनके बच्चे भी महान हुए, क्योंकि संस्कार का जो पहला सोर्स है वो माँ है। ज्ञान का जो पहला सोर्स है वो माँ है। माँ अगर लफंगी निकली तो बच्चा तो लफंगा निकलना ही है, स्वाभाविक सी बात। तो सुन लो राजा वाली बात, अब सुन लो, नहीं तो कहोगे कि माँ तो थी नहीं, अनाथ थे और किसी ने बताया नहीं। तो मैं बता देता हूँ। फरीद नाम का एक व्यक्ति हुआ बिहार में, छोटे से जमींदार का बेटा, सासाराम में पैदा हुआ। शेरशाह सूरी की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। सुनिए विवेक और योजना का महत्व जीवन में। हाँ, तो शेरशाह सूरी जो है, सौतेली माँ का पीड़ा सहना। माँ ने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा। खैर उसने पढ़ाई बड़ी अच्छी कर रखी थी और जौनपुर से पढ़ाई कर रखी थी। जौनपुर को पूरब का शिराज कहा जाता था। तो राजतंत्र में राजा बनने का सपना देखना। तो शेरशाह सूरी ने कहा है अपने कैरियर की शुरुआत की। शेरशाह सूरी ने अपने कैरियर की शुरुआत की कोचिंग पढ़ाने से, ट्यूशन पढ़ाने से। पटना का गवर्नर था मोहम्मद शाह, बिहार का, उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था। मोहम्मद शाह की डेथ हो गई तो उसकी पत्नी का नाम था दूदू बेगम। उसने शादी कर लिया दूदू बेगम से, बिहार का गवर्नर बन गया। बिहार के गवर्नर की पत्नी की बहन थी लाड मलिका, उसका पति मिर्जापुर का गवर्नर था। तो लाड मलिका को ये मिर्जापुर छोड़ने जा रहा था, रास्ते में शेर में हमला किया, इसने शेर को मार दिया। अब मारा कि नहीं ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन उस लेडी ने जब पर्दा हटा के देखा तो ये शेर पे बैठा हुआ था। तो लेडी को लगा कि अबे यार शेर और मारते हो क्या। उसका भी हस्बैंड मर गया, इसने उससे भी शादी कर ली और 2 महिलाओं से शादी करके ये मिर्जापुर और बिहार का गवर्नर बन गया 1532। दिल्ली की गद्दी पे एक बहुत ही लापरवाह आदमी बैठा हुआ था। उसका नाम था हुमायूं। काबिल तो था, लापरवाह बहुत था। नशा करना, मुजरा देखना, इससे बाहर वो निकल ही नहीं पाता था। तो हुमायूं को लोगों ने बताया कि साहब ये शेरशाह जो है मिर्जापुर से बिहार तक इसका कब्जा हो चुका। बोले हो गया होगा बे, क्या फर्क पड़ता है। अरे बोले साहब बहुत खतरनाक आदमी, भविष्य में आपके लिए खतरा बन जाएगा। बोले जाने दे, कोई खतरा नहीं, अफीम ले आओ। 1538 में शेरशाह सूरी ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। जब बंगाल पे कब्जा कर लिया तब हुमायूं की नींद टूटी। और बंगाल कुबेर का घर, अथाह संपत्ति, अथाह धन, और पैसा कहां से आ रहा था? इंडो चाइना से और साउथ ईस्ट एशिया से। रेशम आ रहा था, रेशम के साथ साथ स्पाइसेस, मसाले आ रहे थे। बंगाल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? इंडो चाइना से। मतलब बंगाल नॉर्थ ईस्ट
और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट किससे जुड़ा हुआ है? इंडो चाइना से। इंडो चाइना से बंगाल में क्या आएगा? रेशम आएगा। और साउथ ईस्ट एशिया से बंगाल में क्या आएगा? स्पाइसेस, मसाला आएगा। और ये स्पाइसेस और रेशम की मांग सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम में। तो बंगाल जो है सोने का भंडार। और 1538 में शेर शाह सूरी का कब्जा बंगाल से मिर्जापुर। अब हुमायूं की नींद टूटी और हुमायूं तुरंत भागे बंगाल। जब ये बंगाल भागे तो शेर शाह को पता था इनका नेचर, किसको मुजरा देखने का शौक है और उसको नशा करने का शौक। तो शेर शाह ने जो सबसे अच्छी अफीम थी, जो सबसे अच्छी नाचने वालियां थी, उनकी व्यवस्था कर दी। अब जब हुमायूं पहुंचा बंगाल और उसने अफीम और नाचने वालियां देखा तो उसने बंगाल का नाम रखा जन्नताबाद। अब साहब 9 महीना हुमायूं बंगाल में पड़ा रहा। 9 महीना। कहां गया था? किसका पीछा करने गया था? शेर शाह का। भूल गया कि मैं शेर शाह का पीछा कर रहा था। नशा कर रहा है, पड़ा हुआ है, मुजरा देख रहा है। आगरा में उसके भाई हिंदाल ने अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। और जब आगरा में उसके भाई हिंदाल ने हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया तब हुमायूं को वापस लौटना पड़ा। अब हुमायूं जब वापस लौटा तो चौसा एक जगह पड़ती है बिहार में, और वहीं पर उसका सामना हुआ शेर शाह सूरी से। अब देखना कहानी का मोड़ देखना। 1539 में हुमायूं का सामना शेर शाह से होता है चौसा में। बड़ा प्यारा मौका कि हुमायूं पटक के मार डाले शेर शाह। बैठा है 3 दिन, बैठा है 3 दिन। चौथे दिन शेर शाह मैदान छोड़कर बाहर जा रहा है। जब शेर शाह मैदान छोड़ के बाहर जा रहा है तब और अच्छा मौका है, दौड़ा के मार दो। तो हुमायूं पूछता है कि कहां जा रहे हैं? अरे बोले साहब ये बगल में एक मराठा चेरो करके कबीलाई सरदार है, उसने गाली दिया, उसी को मारने जा रहे हैं। जैसे उसने देखा कि शेरशाह मैदान से बाहर जा रहा है, वो शेरशाह को नहीं दौड़ा रहा है, अपने टेंट में जा रहा है। नशा लगा ली, अफीम शुरू हो गया। मुजरा मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने। और शेर शाह ने रात में हमला किया। शेर शाह ने रात में हमला किया। रात में भाई ने किसी तरह तलवार उठाई, चली नहीं, पानी में कूद गया, गंगा में। तलवार उठाई भाई ने, पर अफीम का नशा, गंगा में कूद गया। निजाम ने बचाया उसको, निजाम भिश्ती ने। खैर कन्नौज में 40 में हरा और शेर शाह का हिंदुस्तान की गद्दी पर कब्जा। इसको कहते हैं राजा मेंटलिटी, विवेक। अस विवेक जब देई विधाता। बार बार पूछ रहे थे हम, सोचे हो सकता आया वाया ने पाला हो तुमको। माँ पालती है तो संस्कार देती है। माँ जब पालती है तो संस्कार देती है, और जब आया पालती है, आया वाया पालेगी तो कहाँ वो बेचारी संस्कार दे पाएगी? फिर तो तुम परेशान तो रहोगे ही। तो तुम्हारा पूछना स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। मुझे बड़ी सिंपैथी है तुम्हारे प्रति कि तुमको माँ का सहारा नहीं मिल पाया। खैर कोई बात नहीं। पीआर एजेंसियां लगा रखी है मेरे पीछे कि भाई अवध ओझा को बदनाम करो, पर कर कुछ नहीं पाओगे। मर जाओगे वे रगड़ के, पर कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा क्यों नहीं कर पाओगे? उसकी वजह बता दूं। मैं गुरु के शरण में हूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुरु की शरण में, गुरु के, उसका सुदर्शन चारों तरफ घूम रहा है। कितना भी भौंक लो, मैं बता रहा हूं ना, पिछले 5-6 साल से मैं सेमिनार करता हूं पूरे भारत में घूम घूम के, और मजेदार संख्या में लोग आते हैं। वहां कोई नहीं आता मुझसे सवाल करने ना, पर सोशल मीडिया पे एक पीआर कभी नहीं आया ना। पटना में मैं 10 बार गया, अभी 4 दिन पहले गया था। पटना में मैं 10 बार गया, इलाहाबाद गया, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, पर कोई आया नहीं। सोशल मीडिया पे तो अरे बाप रे बाप, और वो भी अपने नाम से नहीं, नाम नहीं लिख रखा है। पूछो तो बताएंगे राणा के खानदान के हैं, रकुल रीत सदा चली आई, और नाम नहीं लिख रखा है। यहां जितने लोग कमेंट कर रहे हैं इसमें 90% लोग फेक नाम से बैठे हुए हैं। देखो मरे हुए लोग, जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपना नाम लिख सको, तुम लिख सको मैं फला घर से बोल रहा हूं, ये मेरा नंबर है, तुम अपनी औकात का अंदाजा लगा लो। जय हिंद, जय भारत।